हेलो स्टूडेंट्स, विकास इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, और इसको लिखा है नेथली टोब्रॉयने। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप क्या होता है फ्रेंड्स? लैंडस्केप का मतलब होता है एक भूदृश्य, ठीक है। और सोल का मतलब होता है एक धरती। तो हमारी जो धरती है उसका एक जो भूदृश्य है वो नेथली टोब्रॉय ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया है। तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हमारे सामने है। ओके, अब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, और आप लोग भी कॉपी और पेन लेके उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, एनेक्डोट का मतलब होता है एक उपाख्यान, या फिर उसको हम बोलते हैं छोटी सी कहानी, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारी सेकंड मीनिंग है डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म क्या होता है? डेलिकेट रियलिज्म को हम कहते हैं नाजुक यथार्थवाद, यानी कि जो यथार्थ में हमारे सामने होता है, दिखता है, ओके, उसको हम कहते हैं डेलिकेट रियलिज्म। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा गया है फिगरेटिव पेंटिंग। व्हाट इज फिगरेटिव पेंटिंग? फिगरेटिव पेंटिंग को हम कहते हैं अलंकारिक पेंटिंग, यानी कि ऐसी पेंटिंग जो कि देखने में बिल्कुल हूबहू दिखाई दे। ओके, इसके बाद लिखा गया है इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस। अब ये इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस क्या होता है? इसका मीन्स होता है भ्रमपूर्ण समानता, ठीक है, लिख लीजिए भ्रमपूर्ण समानता। भ्रमपूर्ण समानता मतलब एक किसी भी आकृति की हूबहू वैसे ही पिक्चर या तस्वीर को हम इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्पेस। व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल स्पेस? इसको हम कहते हैं वैचारिक स्थान। ओके, तो आई होप आपने जरूर नोट कर लिए होंगे ये पूरी मीनिंग्स। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं चैप्टर में है क्या। यहाँ पे चैप्टर दो पार्ट में आपके डिवाइडेड है। पहले में आपकी कुछ स्टोरीज हैं, ठीक है, चाइनीज स्टोरीज हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है A wonderful old tale is about the painter Wu Daozi who lived in 18th century। तो यहाँ पर चैप्टर में 18th सेंचुरी की बात हो रही है, और अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी 21st सेंचुरी चल रही है। तो यहाँ पर कहा गया है टेल। टेल का मतलब होता है एक कहानी, एक पुरानी कहावत है एक पेंटर के बारे में। उस पेंटर का नाम था वू डाओजी। याद रख लीजिए, ये एक चाइनीज पेंटर है वू डाओजी, जिसको जो 18th सेंचुरी में रहता था, यानी 18वीं शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ोंगज़ोंग। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उसको एक जो राजा था, एम्परर था, जिसका नाम था ज़ोंगज़ोंग, उसने कमीशनड किया था। कमीशन मतलब उसको वहाँ पे बुलाया गया था टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। तो उसको डेकोरेट करना था। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना था। क्या सजाना था? पैलेस वॉल। पैलेस मतलब होता है महल, यानी एक महल की दीवारों को उसको सजाना था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। तो जो मास्टर था वो डाओ जी, उसने क्या किया? उसने अपने पूरे काम को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया था, जिसको केवल राजा ही देख सकता था। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds, floating an immense sky, men on hilly path, birds of flight। तो वहाँ पर जब उसने अपनी जो पेंटिंग बनाई, उसमें उसने दिखाया कि उसने क्या क्या बनाया है, जिसमें राजा ने देखा कि उसमें बहुत सारे सीन हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के हैं, माउंटेन है, वाटरफॉल है, क्लाउड्स है, ठीक है। तो इन सब को देखकर उसने बहुत ज़्यादा एडमायर यानी उसने प्रशंसा की, ठीक है। और साथ में हिली पथ हैं, बर्ड्स ऑफ फ्लाइट है, पक्षी हैं जो कि उड़ रहे हैं। लुक शायर सेड द पेंटर इन दिस केव
एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल इन स्पिरिट। अब देखिए उसने क्या कहा, लुक शेक, यहाँ देखो कि इन दिस केव, उसने एक गुफा भी साथ में बना दी, और क्या कहा उसने, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी कि उस जो माउंटेन है उसमें वहां पे एक गुफा में एक स्पिरिट रहती है, ठीक है, क्या निवास करती है, एक स्पिरिट यानी कि आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और उस पेंटर ने जैसे अपने हाथ को क्लैप किया, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और जो जो गुफा थी ना वो खुल गई। तो ये एक तरीके से ये इमेजिनेटिव स्टोरी है कि जो पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग में एक गुफा थी, और उसने अपने जैसे ही हाथों को क्लैप किया तो वो जो गुफा थी वो खुल गई, ठीक है। इनसाइड इन स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इससे पहले कि उस शानदार उसके बारे में कुछ कहा जाए, प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, तो उसको कहा गया कि मुझे इस तरीके से उसका रास्ता दिखाया जाए, उस राजा ने कहा रास्ता दिखाया जाए। द पेंटर एंटर द केव, तो जैसे ही पेंटर उस गुफा के अंदर गया, अब देखिए यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि ये देखिए अब पेंटिंग के अंदर वो गया, मतलब ऐसा रियल में नहीं हो सकता यहाँ पर, लेकिन क्या बताया गया है कि जैसे ही वो पेंटर उस गुफा के अंदर गया, ठीक है, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जो एंट्रेंस था वो क्या हो गया, वो उसका एंट्रेंस बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनाइजिंग एम्परर कुड मूव अटर द वर्ड, इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, यानी कि राजा सब कुछ देख रहा था, कि जो पेंटर है उस पेंटिंग के अंदर गुफा में चला गया। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और जो पूरी पेंटिंग थी वो उस वॉल से, दीवार से गायब हो चुकी थी, अदृश्य हो चुकी थी, और राजा को भी एक तरीके से विश्वास नहीं हुआ था। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। तो अब देखिए जो वो जो वुड हाउस था साथ में वो भी गायब हो चुका था, ठीक है, और उससे बनाई हुई जो ब्रश की एक, वहां पे कोई भी कलर, कोई भी स्केच नजर नहीं आ रहा था, मतलब पूरी जो दीवार वो एकदम ब्लैंक हो गई थी, ठीक है। तो इस पर राजा को बहुत मुश्किल हुआ कि वो विश्वास करे, ठीक है। अब इसी टाइप की हमारी एक और स्टोरी जिसको बताया गया है यहाँ पर देखिए, सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। तो ये इस टाइप की जो स्टोरी हैं, तो ये चाइनीज शिक्षा में, यानी हम कह सकते हैं चाइना में इस तरीके की इस एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड द ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम, तो इस प्रकार की जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगी, वो वहाँ पे इन कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड ए डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, दे हेल्प द मास्टर, और वो अपने मास्टरों को एक मार्गदर्शन दिखाने में मदद करते हैं सही दिशा में कि हमें क्या करना चाहिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच वॉज कंसिडर्ड। ओके, सो अब लेट्स एंड इट बियॉन्ड द एनेक्डोट। बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब ये हमारी जो छोटी सी कहानी है इससे बहुत ही परे है, ठीक है। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, अब बहुत गहराई से ये चीज उसको रिवील करती है, रिवील मतलब बताती है, द स्पिरिट, स्पिरिट के बारे में, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, यानी इस तरीके के आर्ट उनके यहाँ पे भरे पड़े हैं जिसपे सोच विचार करना एकदम मुश्किल होता है। अब कॉन्ट्रास्ट स्टोरी और इसके विरोध में, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, यहाँ पर एक और पेंटर की स्टोरी है, तो हम लोग उसको भी जरा समझ लेते हैं। हु वुडेंट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन, तो देखिए इसमें मजा आने वाला है फ्रेंड्स। देखिए अब एक पेंटर है जिसने एक पूरा ड्रैगन को क्रिएट किया, ड्रैगन को बनाया, हैड पेंटेड फॉर द फियर, और उसको एक डर था, वो डर क्या था, इट वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। तो उसने आंखें नहीं बनाई, यानी पूरा ड्रैगन बना दिया, उसने आंखें नहीं बनाई। आंखें क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मैं इसकी आंखें बना दूं तो ये कहीं उस नेटिव फ्लैंडर्स से कहीं, मतलब सामने आके कहीं उड़ ना जाए, मतलब जो ड्रैगन है ना वो बिल्कुल पेंटिंग से बाहर ना आ जाए, तो ये एक डर था, इसलिए उसकी आंखें नहीं बनाई गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है ना ये स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पे हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगले पैराग्राफ पे क्या है, इन 15th सेंचुरी एंड वॉर अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सेस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। ओके, 15th सेंचुरी में एंडवर्प, एंडवर्प यानी एक शहर का नाम है, वहां पे अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, वहां पर कोई एक ब्लैक स्मिथ रहता था, ब्लैक यानी कि लोहार होता है वो रहता था,
जिसका नाम था क्विंटन मैक्सिस। अब उसको क्या हुआ, फेल इन लव, उसको प्यार हुआ किससे, विद अ पेंटर डॉटर, उसको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ सच अ प्रोविजन, लेकिन उस लड़के के जो पिताजी थे, फादर थे, वो इसको, क्विंटन मैक्सिस को अपना सन इन लॉ बनाने को तैयार नहीं थे। सो क्विंटन sneaked into a painter's studio and painted a fly on his latest panel। अब क्विंटन मैक्सिस ने क्या किया, क्विंटन मैक्सिस ने स्नीक्ड का मतलब होता है चुपके से, धीरे से, इनटू द पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने वहां पे एक पैनल जो होता है रखा हुआ, उस पर एक फ्लाई बना दी, फ्लाई मतलब एक मक्खी बना दी, विद अ सच डेलिकेट रियलिज्म। और वो मक्खी ऐसी दिख रही थी जिस तरीके से वो सही में एक मक्खी बैठी हुई हो वहां पे, मतलब उस ये पता करना मुश्किल था कि सच में वहां पे एक मक्खी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने एक यथार्थवाद यानी कि उसने रियलिस्टिक मक्खी जैसी बना दी। दैट द मास्टर ट्राइड टू सेट अवे बिफोर। अब जब मास्टर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है, तो उसने उसको भगाने का प्रयास किया। ही रियलिस्टिक व्हाट हैड हैपेंड, उसने कहा यहाँ पे क्या हुआ है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड दैट एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो जब वो परेशान हो गया तो क्विंटन ने बताया कि ये जो चीज़ है ये मैंने इस आपके स्टूडियो में बनाई है। तो वो तैयार हो गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपने जिससे वो प्यार करता था उससे शादी कर ली। ही वेंट अ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और उस जमाने में वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटर कहलाया। दिस टू स्टोरी इलस्ट्रेट दैट व्हाट इज फ्रॉम एन आर्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव। अब ये जो हमारी स्टोरी है ना, ये क्या दर्शाती हैं कि ये एक तरीके से आर्ट दर्शाती हैं, आर्ट यानी कला दर्शाती हैं कि कोई इस कला में इस तरीके से भी परफेक्ट हो सकता है। ओके, Illusionistic likenesses in the Europe, the essence of the inner life and spirit of Asia। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इल्यूशनिस्टिक लाइकनेसेस यानी कि एक जो भ्रम पैदा करने वाला है, भ्रमपूर्ण समानता जो यूरोप में, ठीक है, लाइफ इस तरीके की बताई गई है और इस तरीके एशिया में भी इस तरीके की कहानी होती है। ओके, लेकिन यूरोपियन स्टोरी और चाइनीज स्टोरी में थोड़ा सा फर्क होता है। अब वो फर्क क्या है देखिए, आपको अगले पैराग्राफ में इसका हम फर्क समझाते हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, यदि हमारी चाइनीज स्टोरी है तो चाइनीज स्टोरी में क्या होता है, चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशनड अ पेंटिंग इन अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। यानी चाइनीज स्टोरी में जो हमारा एम्परर होता है वो एक पेंटिंग को बुलाता है, उसकी तारीफ करता है उसके बाहरी एक अपीयरेंस की। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम टू ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो चाहता है कि जिसको मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ पेंटिंग को, ऐसे ही सभी लोग देखें। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड। ठीक है, और जो राजा है ना, रूल ओवर यानी उस पर एक तरीके से वो वैसे ही समझे जैसा वो पेंटर समझता है। बट द आर्टिस्ट ओनली नोज वे विद इन, लेकिन उसको कौन जानता है, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट जानता है। लेट मी शो द वे। द दाओ, दाओ कौन है यहाँ पे, वू डाओ जी, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, एक चाइनीज पेंटर। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्ड वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो वो जिस तरीके से पेंटिंग करता था वो एक तरीके से मिस्टीरियस वर्क्स का दिखाता था, यानी कि एक रियलिस्टिक जो काम है वो दिखाता था पूरे संसार में। द पेंटिंग इज गॉन, उसकी पेंटिंग गायब हो जाती थी। बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस। ठीक है, और उसको जो दिखाना होता था सामने वाले को वो दिखा देता था कि मैं इस तरीके से पेंटिंग करता हूँ। ओके, इसका भले ही पेंटिंग क्या हो जाए, गायब हो जाए। Okay, so now come to next paragraph. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would in a Western figurative painting. तो अब जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है, ठीक है, इज नॉट मींट फॉर द रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक वास्तविक व्यू की तरह ही नहीं है, बल्कि एज अ वर्ड ऑफ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग भी है। फिगरेटिव मतलब ये एक तरीके से अलंकारिक यानी एक छाप छोड़ने वाली पेंटिंग भी मानी जाती है। वेयर एज जबकि द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू, तो जो यूरोपियन पेंटर है वो क्या करता है, टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप,
ठीक है। तो जो आंखें उस तरीके से देखो, पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ, जिस तरीके से वो देखता है, तो ये यूरोपियन वाली पेंटिंग है। वो चाहते हैं कि वैसे हम जैसे हम देखते हैं वैसे ही सामने वाला भी देखे, लेकिन चाइनीज में ऐसा नहीं होता। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज जो पेंटर होते हैं वो सिंगल व्यू पॉइंट पे आधारित नहीं होते। एज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसके लैंडस्केप जो होते हैं रियल वन नहीं होते। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कैसे भी उनको अपने उसमें समझ सकते हैं। ओके, एंड देन ट्रेवल इन इट, और उसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। ठीक है, अब जो आर्टिस्ट है वो एक पथ क्रिएट करता है आपकी आंखों के, कि आपको जैसे चाहिए इस पेंटिंग में आप समझें। ठीक है, और उसको आप ऑब्जर्व करें। देन बैक अगेन, अब वापस आते हैं। इन अ लीजरली मूवमेंट, this is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening the one section of the painting, then rolling it up over the other at dimension of the time which is unknown in any other form of painting. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल मतलब, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक सतह के द्वारा, इन विच द एक्शन, जिस पे कोई कार्य किया गया है, ओपनिंग वन सेक्शन देन पेंटिंग देन रोलिंग अप, और उसको बार बार उस पर हम उसको क्या कहते हैं, उसके डायमेंशंस को देखते हैं। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और जो व्यूअर होता है, दर्शक होता है, वो उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी उसको प्रॉपर तरीके से देखे। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वो डिसाइड करता है कि इस पेंटिंग में उसको कैसे तैरना है या कैसे उसको समझना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज द फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, उस जो पेंटिंग है उसको देख सकते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज इनर वन, द स्पिरिचुअल इज कॉन्सेप्चुअल स्पेस। तो लेकिन चाइनीज में ऐसा नहीं है, उस पर हम अपने तरीके से पेंटिंग को कहीं से भी समझ सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस होता है, यानी कि वैचारिक स्थान हमारा होता है। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज द सेंस सुई लिटरली माउंटेन वाटर। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिए आप बताया गया है सेंसुई के बारे में। सेंसुई क्या है? लिटरली माउंटेन वाटर। शेंसुई को हम कहते हैं एक माउंटेन वाटर, यानी माउंटेन पे जो पानी होता है उसको हम कहते हैं शेंसुई, चाइनीज भाषा में बोला जाता है। विच इज यूज टू टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। ठीक है, और उसके बीच में एक लैंडस्केप होता है। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, यानी इमेज और लैंडस्केप के बीच में हमारा क्या होता है, दोनों के बीच में हमारा एक ऐसा लैंडस्केप मिलता है। दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। द माउंटेन इज यांग। अब इसमें देखिए जो माउंटेन होता है वो यांग है, उसको यांग कहते हैं। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकली एक हेवन की तरफ जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता है। और जो स्थिर है, स्टेबल भी है। वार्म एंड ड्राई इन द सन, वाइल द वाटर, और जो वाटर है जिसको चाइनीज में यिन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल है। एंड रेस्टिंग ऑफ द अर्थ, फ्लूइड मोस्ट एंड कूल, जो बह रहा है, जिसमें मॉइस्चर है, जो कूल है, ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन। अब देखिए उसको डिफाइन क्या किया गया है, जो हमारा काउंटर पार्ट है यंग, यानी माउंटेन, जो उसको कहा गया मैस्कुलिन। एज द कोर्स ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ दाओजिम, यानी दाओजिम के अनुसार व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। द मिडल void where the interaction takes place. This can compared with the yogic practice of the pranayama. अब ये किसके द्वारा हम पता कर सकते हैं? जैसे हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे अब प्राणायाम में होता क्या है, ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेना, रिटेन, उसको रखना, ब्रीथ आउट, और उसके बाद उसको छोड़ना, द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द void where meditation occurs.
तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ होती है उसको होते हैं वॉइड, ओके, जहाँ पे मेडिटेशन होता है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, और जो मिडल वॉइड है वो जरूरी है, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, ठीक है, और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस ऑफ द चाइनीज लैंडस्केप। तो ये चीज हमारे चाइनीज स्केप में क्या होती है, अनपेंटेड स्पेस में उसमें होता है, तो मतलब कोई भी उसको अपने तरीके से समझ सकता है। एंड नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड फंडामेंटल रोल, ठीक है, और ये क्या है, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो यहाँ पे जो मनुष्य है यानी कि उसको एक फंडामेंटल रोल मिलता है, और किसके बीच में, इन द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ द कम्युनिकेशन, और वो क्या है, वो एक कम्युनिकेशन का एक कंड्यूट, कंड्यूट मतलब एक माध्यम है, बिटवीन बोथ पोल्स द यूनिवर्स। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल एवन इट इज सजेस्टेड, यदि जरूरी हुआ तो वो प्रेजेंस उपस्थित भी होता है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स मीन्स कि जो ऊंचे स्थान है उससे वो कभी कभी परेशान भी होता है। इन फ्रांसिस शेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, तो फ्रांसिस शेंग ने एक बहुत अच्छा इसका एक्सप्रेशन लिखा है, इसको कह सकते हैं द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि हमारे जो भूदृश्य उसके जो हमारी आइस है, आंख है ना। अब ये लिया कहाँ से, ये भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द शोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन द चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। तो ये कहाँ से, लैंडस्केप ऑफ द सोल, एक स्पिरिचुअलिटी है, यानी वहाँ के एक स्पिरिचुअल से लिया गया है चाइनीज पेंटिंग से, ओके। तो अब इसमें ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टॉपिक। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक हमारा है गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, यानी कि एक हमारा जो इनसाइड होता है अंदरूनी होता है, और एक हमारा आउटसाइडर होता है। ये जो दो प्रकार की आर्ट हैं, इस पर हमारा जो पैराग्राफ है वो वृंदा सूरी के द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि एक न्यूज़पेपर में लिया गया था, जिसके अंदर हिंदुस्तान टाइम्स इसको 28 अगस्त 2005 में इसको पब्लिश किया था, ओके। तो अब हम इसको जरा स्टडी कर लेते हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन Dubuffet mooted the concept of art Brett in 1940s, the art of the untrained visionary was the minority interest. अब इसका मीनिंग समझना, एक फ्रेंच पेंटर थे जीन ड्यूबफेट, उनका कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्या बनाया था, एक आर्ट ब्रेट बनाया था। अब आर्ट ब्रेट क्या होता है फ्रेंड्स, आर्ट ब्रेट को समझिए। आर्ट ब्रेट मतलब जैसे कोई चीज़ रिसाइकल करके जो बनाई जाती है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह से, टायर्स वगैरह से, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ एक आर्ट जो बना दी जाती है उसको हम कहते हैं आर्ट ब्रेट, ठीक है। तो इन द 1940 द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी, 1940 में कुछ लोग जो अनट्रेन्ड थे, वॉज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि बहुत कम लोग उसमें रुचि रखते थे, ज़्यादा मतलब फैला हुआ नहीं था, हर जगह दुनिया में सीमित था। फ्रॉम द ऑलमोस्ट विल्ड बिगनिंग्स, और उसको ज़्यादातर शुरुआत में पर्दे में रखा जाता था। Outsider art has gradually become the faster growing area and the interest of the contemporary internationally, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता गया, gradually become the faster मतलब फिर उस आर्ट को धीरे धीरे दुनिया में लाया गया। This genre is described as the art those who have no right to be artist। अब ये जो जेनर था, जेनर मतलब ये जो शैली थी, एक ऐसे आर्ट थे, मतलब ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, नो राइट्स, और जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे उन आर्टिस्टों को, ना पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ये सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन वो अंदरूनी तरीके से अपने टैलेंट को क्या करते थे, अपने टैलेंट को निखारते थे, और इन आर्ट को वो बनाते थे। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्टेस्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनके जो इस प्रकार के काम थे तो उसको वो स्टिमुलेट करते थे, स्टिमुलेट का मतलब उसको आगे बढ़ाते थे, लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम्स ऑफरिंग्स, तो उनको प्रस्ताव मिलते थे, इस चीज के काम मिलते थे, ओके। अराउंड द टाइम, और समय के साथ, डी बफेट वॉज द प्रोपाउंडिंग ऑफ हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया एज अनट्यूटेड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, जो ड्यू बफेट थे उन्होंने क्या किया, प्रोपाउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट इंडिया में लगाया, उन्होंने देखा एन अनट्यूटेड जीनियस है, मतलब इनको किसी प्रकार के सिखाया नहीं गया है, फिर भी ये अपने आप में क्या है, वो लोग जीनियस हैं,
जिसने क्रिएटिंग पैराडाइज मतलब एक स्वर्ग की तरह उस चीज को बनाया है। Years ago, little patch of the jungle that began clearing to make himself. और बहुत साल पहले जब जंगल कट रहे थे तो इन्होंने अपने आप को क्या किया, वहां पे रहे स्थापित कर लिया। टू मेक हिमसेल्फ गार्डन, और उन्होंने गार्डन तैयार किया स्कल्प्टेड विद स्टोन। ठीक है, विद स्टोन मतलब पत्थर पे। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना। अब ये डायग्राम हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो डायग्राम है ये बेसिकली एक रिसाइकल मटेरियल से ये कारीगरी की गई है। A rock garden sculpture made of the broken bangles of the नेकचंद। ओके, और ये नेकचंद के द्वारा किया गया है। इनके बारे में भी बताते हैं। रिसाइकल मटेरियल इज नोन एट द वर्ल्ड टुडे एट द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो ये कहाँ पे है, ये अपने इंडिया में ही है, चंडीगढ़ में, जिसको रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। और ये जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है ये किसके द्वारा बनाया गया है, इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़े जो योगदान इन्होंने का है वो है नेकचंद का। ठीक है, और 15 इश्यू स्प्रिंग 2005 और रॉ विजन। और रॉ विजन क्या है, एक मैगजीन है, अ यूके बेस्ड मैगजीन pioneer in the outsider art publication feature नेकचंद and is the rock garden sculpture women by a waterfall on an anniversary issue in cover। अब मैं बताता हूँ, देखिए रॉ विजन एक हमारी यूके बेस्ड मैगजीन है जिस पर क्या हुआ, नेकचंद का एक कवर पेज आया। अब देखिए उस कवर पेज का क्या था, वुमेन बाय द वाटरफॉल। ठीक है, वुमेन बाय द वाटरफॉल का जो टाइटल है ना ये पूरा उस मैगजीन पर लिखा गया है और इट्स एनिवर्सरी इशू कवर पर। तो इनकी जो गार्डन था वो इतना फेमस था कि हर दुनिया में इनको जाना जाता था। एंड नाउ द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज अ वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट। तो ये जो धारणा थी, अभी उसको चाहे आर्ट ब्रट बोलें चाहे रॉ आर्ट बोलें, ठीक है, वेयर देयर रॉ स्टेट एंड रिगार्ड्स कल्चर आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो हर एक स्टेट में यानी कि हर एक कल्चर में आर्टिस्टिक सभी पे एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फ्रॉम अ वर्क ऑफ आर्ट। यहाँ तक कि किसी भी चीज़ से यानी कोई भी चीज़ से एक ब्रोकन डाउन कार को भी एक मटेरियल उसमें बांधा जा सकता था। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट। और इस चीज को नेकचंद कहाँ ले गए, एक बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट in his outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। सो देखिए रिकॉग्नाइजिंग उनकी जो आर्ट थी वो एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी थी, दुनिया के सामने एक प्रूफ था ये। ठीक है, अब इस चीज को क्या किया, जो स्विस कमीशन था यूनेस्को का, फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो स्विस कमीशन ने क्या किया, इनको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। ठीक है, ऑन अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्क पे। द 5-month इंटरव्यू शो रिलीज ऑफ द नेकचंद बिगिनर अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा द 5-month इंटरव्यू उनका एक इंटरेक्टिव शो हुआ जिसका नाम था रियलिज्म ऑफ नेकचंद। अब इस शो को कहाँ कहाँ दिखाया गया, देखिए बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड ऑन लीडिंग म्यूजियम्स, इसको स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, यानी अलग अलग देशों में नेकचंद के जो शो वो हुई। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इन वॉकिंग थ्रू द गार्डन सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरा सबसे बड़ा जो इनाम है ना, रिवॉर्ड है, वो ये है कि मेरा जो गार्डन है उसको लोग देखने आते हैं और मेरा जो क्रिएशन है, ठीक है, मतलब मेरे जो यहाँ पे क्रिएशन, मेरे जो भी चित्रकारी मेरी बनावट है उसको लोग आते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। नेकचंद ने कहा। ओके, एंड बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। तो ये जो आर्टिकल है ये 28 अगस्त 2005 में आया था। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आपने जरूर समझ लिया होगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, इसके बाद एक नई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।